हाँ, तो अभी हम इसी क्वेश्चंस को कर चुके थे, ठीक है। तो अभी हम आपको कंसेप्ट ही बता दिए थे, आपको फर्स्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात सब बता चुके हैं कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे वर्क करना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स को ना करें मैथमेटिक्स में। तो ये जो क्वेश्चंस है उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम बोल रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सुनना है ध्यान से, एक पेपर पे लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि जो फाइंड आउट करना है उसको हम एलिजिबल है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए। जो हमारा ये क्वेश्चन है पीछे जो दिख रहा है बोर्ड पे, सेम प्रॉब्लम्स है, बस थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा कॉपी पे और लिखिएगा, फाइंड द, क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है 11, y, मतलब जो हमारा वैल्यूज था यहाँ x, 2 वो क्या दे रखा है 11, y, केवल क्या दे दिया 11, y, ठीक है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट्स है 15, 5, ठीक है, और B का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 9, 20, ठीक है। तो आपको पहला पूछा जा रहा है आपका रेशियो क्या होगा। जब भी एक मिनट एक चीज आप दिमाग में बस बसा लें सदाबहार के लिए कि जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोले, जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपके दिमाग में एक चीज पहले आ जाना चाहिए, वो है k:1। जब भी आपसे फाइंड द रेशियो पे पूछा जाए, फाइंड द रेशियो, तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए k:1 बस, ठीक है। तो हम जैसे फाइंड द रेशियो, इसका मतलब k:1, ध्यान से सुनिएगा, k:1 आपको बता चुके कंसेप्ट कैसे होता है। जैसे k:1 हम मान लिए, आपको क्या निकालना है रेशियो। पहले रेशियो निकालते वक्त देखना है कि ये जो वैल्यूज है वो किसका दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यूज देना है, दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या था y का, तो इसको क्या करना है सफाया कर देना है, क्यों y वाला था। तो हम इसको हम बना के नहीं दिखाएंगे, बस आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। ये आपको x की जगह डाल देना है, आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा कि mx2 प्लस nx1 m प्लस n, और यहाँ से क्या कीजिएगा आप k का वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। जब k का वैल्यूज आ जाएगा, मान के चलिए कुछ भी आया x, y, z, हम आंसर ही आपको बता देते हैं कि क्या आएगा। मान के चलिए आपका जो आंसर आएगा k:2 आया, सपोज कीजिए k का वैल्यू आएगा 2, तो 2 जब आएगा तो हम क्या कंसीडर कर रहे थे k:1। k क्यों मानते हैं, क्यों किसको मानते हैं, m/n को ही हम k मानते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। m/n को हम k मानते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। तो अभी क्या देखें कि जब हमारा वैल्यूज कितना है 2, तो 2:1 आएगा। क्यों, क्योंकि k:1 जो k का वैल्यूज निकालते हैं, हम आपको बता दें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है, तो 2:1, ठीक है, ये आपका रेशियो आया। जब आपका रेशियो आ गया 2:1, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा y का वैल्यूज निकाल लीजिएगा, क्यों y डाल के, और आप इक्वेशन लिखिएगा ये वाला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, वहाँ से आपका y का वैल्यूज आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम शायद आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लिखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 6 ही था, हम आपको ये बता दिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है -1, 2, A का कोऑर्डिनेट्स है 2, 5, और आपको रेशियो जो है वो भी दे रखा है 3:4। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको हम प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ बता चुके हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स में से अगर निकालना है तो ये तो इजी क्वेश्चन होगा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो जो है वो हमको ऑलरेडी दे चुका है।
अगर रेशियो ऑलरेडी दे चुका है तो फिर हमको k:1 मानने का भी जरूरत नहीं है, हमको केवल क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। तो आप क्या निकाल सकते हैं आराम से, कैसे, -1 ये वाला m x प्लस 4 × 2 मतलब 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो -7 = 3x + 8। तो आप इसको इधर लेके आइए या फिर उधर लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो -15 = 3x, ये कितना आएगा, x = -5। तो x का वैल्यूज आया कितना, -5। उसी प्रकार आप निकाल के चेक कीजिए y का, एक बार चेक कर ले कि x = कितना रहा, -5, जो कि 100% सही है। आप फिर y के लिए निकाल लीजिए जैसे अभी हम निकाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना किए फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चंस को फिर आगे हम प्रोसीड करें वो आपका ही टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि टाइम बिना वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे ताकि नया नया कंसेप्ट हम सीखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 के ही कंसेप्ट में समझ लीजिए। तो आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रॉब्लम्स को करके उस पर सोचिए। मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप प्रॉब्लम्स जो है वो करके सोचिए कि इससे कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि जो बुक्स में है बस आप उसको सॉल्व कर लें और आपको ऐसा लगना चाहिए कि अब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप खुद भी सोचिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, फिर आपको मैथ्स पढ़ने के प्रति जो है वो प्रेम भी बढ़ेगा और मैथ्स जो है वो एक जुनून भी आपको देगा। तो जैसे मान के चलिए एक प्रॉब्लम्स लिखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। क्या होता है मीडियंस, उसके बारे में पहले हम आपको जिक्र कर देते हैं। क्लास 10th में बेसिकली ओनली एंड ओनली मीडियंस के बारे में है, लेकिन मेरा हमेशा से ड्रीम है, ये मेरा गोल है कि हम आपको जो टू द पॉइंट है उससे कुछ एक्स्ट्रा दे। तो आप देखिएगा बेसिकली पूरा ओवरऑल मैथमेटिक्स में 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट्स, एक को कहते हैं सेंट्रॉइड, दूसरा होता है आपका ऑर्थोसेंटर, एक होता है सरकमसेंटर। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है। ये आपको क्लास 11th में बहुत हेल्प करेगा। 11th एंड 12th में जब आप जेईई का तैयारी करोगे तो बहुत हेल्प करेगा। सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है उसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए कि क्या होता है, मान के चलिए सपोज कीजिए कि अभी हम कोलकाता में हैं, ठीक है। तो कोलकाता से मान के चलिए कि हमारा घर जो मधुबनी है वो मान के चलते हैं कि 600 किलोमीटर है, ठीक है। अभी हम कोलकाता में सपोज कीजिए और हमारा घर मधुबनी है। कोलकाता से मधुबनी की जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। तो ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं कि मान के चलिए कि जब ट्रेन एक पॉइंट पे पहुंचेगी, उस पॉइंट का नाम हम XYZ में ही मान सकते हैं, लेकिन अभी मान के चल रहे सपोज कीजिए कि वो ट्रेन जब समस्तीपुर पहुंच रही है तो वो मिड पॉइंट है, कंसीडर कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब कि यहाँ कोलकाता से समस्तीपुर का जो डिस्टेंस होगा वो 300 किलोमीटर होगा और समस्तीपुर से मधुबनी का जो डिस्टेंस होगा वो भी 300 किलोमीटर होगा। इसका मतलब समस्तीपुर जो है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट, वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट जो होता है वो किसी जब ट्रायंगल के बारे में बात किया जाता है, जब किसी ट्रायंगल के बारे में बात किया जाता है तो आप सोचिए, तो देखिए कितने नंबर ऑफ मिड पॉइंट्स पॉसिबल है। जैसे मान के चलिए ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये A, B और C, ठीक है। तो BC, ये जो BC था मतलब यहाँ कोलकाता से जब हम अपने घर जा रहे थे तो एक मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, उसको हम मिड पॉइंट M1 कह सकते हैं। फिर AC मतलब मान के चलिए हम कोलकाता से मधुबनी जा रहे हैं, फिर मधुबनी से मान के चलिए कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो फिर एक मिड पॉइंट आएगा, उसको हम M2 कह सकते हैं। और जब फिर हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिड पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल इज 3। तो जब 3 मिड पॉइंट्स होंगे ना, तो जैसे अपोजिट वर्टेक्स, जैसे BC हमारा एक साइड है उसका अपोजिट वर्टेक्स इसको कहेंगे, ठीक है। जैसे AB इसका अपोजिट वर्टेक्स C को कहते हैं और BC का A, AB का C। उसी प्रकार
AC का जो है वो B अपोजिट वर्टेक्स होगा। तो M1 जो मिड पॉइंट है उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स खोजिए। ये जब इस लाइन को मिलाते हैं AM1, ये ही हमारा कहलाता है मीडियन। क्या कहलाता है? मीडियन। क्या होता है मीडियन? मीडियन बेसिकली द मिड पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं कि ए लाइन which is joining from a midpoint to opposite vertex। ये AM1 जो है वो क्या हमारा मीडियन। फिर यहाँ से आप इसको अगर हम निकालते हैं मतलब BM2, ये हमारा क्या है? मीडियन। ठीक है। फिर यहाँ से क्या देख रहे हैं? CM3, ये भी क्या होगा? मीडियन। ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मीडियंस इन अ ट्रायंगल, तो आपको आंसर देना है 3। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल्स में ओनली एंड ओनली 3 साइड्स होते हैं, इसलिए उसका नाम ही ट्रायंगल है। और सारे 3 जो साइड्स हैं, हर साइड्स के एक मिड पॉइंट होंगे, तो इसीलिए उसके हर अपोजिट वर्टेक्स जब हम मिलाते हैं तो मीडियंस होते हैं। इसीलिए ओनली एंड ओनली 3 मीडियंस पॉसिबल हैं किसी भी ट्रायंगल में। वो भले ट्रायंगल जो है वो स्केलेन ट्रायंगल हो, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर राइट ट्रायंगल हो। ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी आप ट्रायंगल्स पढ़ोगे, पेडल्स ट्रायंगल, तो बेसिकली आपको नाम से ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है क्या, पेडल्स ट्रायंगल। नहीं, ये सारे जो है वो अच्छी चीज़ें, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। जब आप हायर स्टडी पर हो तो आप देखोगे पेडल्स ट्रायंगल। ठीक है। पेडल्स ट्रायंगल्स भी होता है, इस बात को आप ध्यान में अभी सुन लें। ठीक है। तो मीडियंस कितने पॉसिबल्स हैं? 3। तो मीडियंस क्या था हमारा? अगर मीडियंस हम किसको कहते हैं? मीडियन जो है वो उसको कहते हैं कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं किसी ट्रायंगल के किसी साइड्स के, उसको जब हम अपोजिट साइड से मिला देते हैं वो हमारा मीडियन होता है। मीडियन का मतलब होता है ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा? इक्वल। अगर इसका एरिया मान के चलिए 1/2 आया, तो इसका भी एरिया कितना होगा? 1/2 ही होना चाहिए, अगर ये पॉइंट्स मिड पॉइंट है तो। सिमिलरली आप इसका एरिया सेम होगा, उसी प्रकार फिर आपका इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? सेम होगा। हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो मीडियन के बारे में आपका कंसेप्ट पता चल गया, मिड पॉइंट मीडियन कंसेप्ट पता चल गया। अब सुनिएगा इस चीज़ को, तो चूंकि ये AM1 और ये BM2 और CM3 जिस पॉइंट पे मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है। तो आपको मिड पॉइंट का ज्ञान है, मीडियन का ज्ञान हो चुका है, और सेंट्रॉइड का भी ज्ञान हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे ऑर्थोसेंटर। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, मान के चलिए कि ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है। A, B और C। ठीक है। तो किसी भी आप साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी साइड्स पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, लेकिन सेम बात, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स। जैसे ये BC है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? A। तो इसका मतलब यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कीजिए BC पे। हम इसको मान के चले कि हम P1 ले रहे हैं। ठीक है। कंसीडर कर रहे हैं, तो AP1 फिर जब हम AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करना चाहते हैं, कहाँ से? ऑपोजिट वर्टेक्स। तो AC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? B। तो आप B से मिलाइए, इसको हम मान के चल रहे P2। ठीक है। फिर अगर मान के चले हम AB पे क्या लेना चाहते हैं, अगर परपेंडिकुलर लेना चाहते हो तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स C से ड्रॉन करेंगे। तो C से जब आप ड्रॉन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? P3। अब कॉमन सेंस से तो पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रॉइड क्या था? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। कॉमन सेंस, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। उसी प्रकार अभी हम किसका डिटेल कर रहे हैं? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं, ये फिर जिस पॉइंट पे
ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो इसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। हम एक शब्द बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो अलग चीज है, अल्टीट्यूड अलग चीज है। मतलब ऐसा है कि सारे अल्टीट्यूड, बात को ध्यान से सुनिएगा, सारे अल्टीट्यूड जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होंगे, लेकिन सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक अल्टीट्यूड होंगे। इस चीज को आप दिमाग में बसा लें कि सारे अल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन सारे जो है वो होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक अल्टीट्यूड होंगे, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो अल्टीट्यूड पे आता है, मतलब अल्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो हम ऐसा दिमाग में बैठाएं कि O मीन्स ऑर्थो सेंटर, तो उसका रिलेशन है A से, ठीक है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, आपको क्या बोलना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन आप चाहे तो मैथ्स में लिख सकते हैं, तो कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। और थर्ड होता है सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर में दो चीज होते हैं, एक होते हैं इन सेंटर, दूसरा होता है आपका एक्स सेंटर, ठीक है। एक्स सेंटर हम बताए थे आपको कि लाइन जो वो इंटरनली भी काटता है और एक्सटर्नली भी काटता है। जरूर आपको हमारे वीडियोस में मिलेगा। अभी जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो सारे इंटरनली प्रॉब्लम्स पे कर रहे हैं, आपको एक्सटर्नली पे बेसिक हमारे वीडियोस में आपको लेक्चर मिलेंगे जब हम एक्सटर्नल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि 10th में नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि आपको आगे चल के लगे कि कुछ तो चीज़ बेसिक्स हमें पहले से पता था। तो खैर, तो सर्कम सेंटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है सर्कम सेंटर, तो देखिए सेम बात है, मतलब इसी चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन कर दें, अगर मान के चलिए कि BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं, पहला इसका जो कंसेप्ट है वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, और दोनों का मिड पॉइंट भी होना चाहिए। दो इसके लिए कंडीशन है, मतलब सर्कम सेंटर के लिए पहला कंडीशन क्या है कि साइड्स पे परपेंडिकुलर भी हो, और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि वो क्या हो, इक्वल भी हो। तो आप जब क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्किल, शायद 9th में ये चीज़ बता दिया जाता है कि ये जो सर्किल होते हैं तो उसमें एक सेंटर होता है और इसको हम कोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोड। तो आपका ये थ्योरम है, शायद आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो ये एक थ्योरम है कि जब हम रेडियस यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, जब किसी सेंटर से उस कोड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ऐसा आपका थ्योरम है। तो हम इसको कन्वर्स अगर करें तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन अगर ड्रॉन किया गया है, मान के चलिए, ठीक है, कोई भी लाइन है, अभी हमको नहीं पता वो परपेंडिकुलर, कोई भी लाइन अगर ड्रॉन किया गया है उस कोड पे, ठीक है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AB का, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो लाइन है CM वो परपेंडिकुलर होगा। ये कन्वर्स था, ठीक है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को डील कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या है सर्कम सेंटर के लिए कंडीशन। सर्कम सेंटर के लिए कंडीशन ये है कि आपको पहला, एक तो इसका परपेंडिकुलर होना जरूरी है, और दूसरा ये है कि दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट यही पॉइंट होगा, ठीक है। सेम बात उसके लिए भी लागू होगा, सेम बात उसके भी लागू होगा। और जिस पॉइंट पे मिलता है, जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा मान के चले इससे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट होगा वो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली सेंट्रॉइड को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सर्कम सेंटर को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है। तो आपके क्लास 10th में जो प्रॉब्लम्स है ओनली एंड ओनली सेंट्रॉइड पे प्रॉब्लम्स है। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि
अगर पॉसिबल आए कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर भी फाइंड आउट करना, तो हम आपको जरूर बता सकते हैं, ठीक है, और बताएंगे। तो आपको जैसे प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, जैसे लिखिएगा क्वेश्चन, अब आपको मिड पॉइंट, मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब क्वेश्चंस लिखिएगा। क्वेश्चन ऐसे है, और क्या होता है इन सेंटर और एक्सटेंड सेंटर, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। क्या होता है जब किसी ट्रायंगल के इंटरनली अगर पॉइंट आ रहा है, मतलब सरकम सेंटर में, तो उसको हम लोग इंटरनली बोलते हैं, और ये पॉसिबल बाहर भी है। इस चीज़ को भी हम डील करेंगे अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा डील नहीं करना चाहते क्योंकि 10th है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इसको डील करेंगे जब 11th का हमारा बस 3 से 4 मंथ बाद आपको इसी चैनल पे क्लास 11th के भी सारे टॉपिक्स के वीडियोस बनेंगे सारे, फिर 4 महीने बाद आपको 12th के वीडियोस बनेंगे। तो खैर क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस AD। आपको ये AB है, ये A, ये B और C, ये D, ठीक है, AD एंड BE, ठीक है। आपको एक का कोऑर्डिनेट्स मान के चलिए 7, सॉल्व नहीं करना है उस क्वेश्चन को, सॉल्व नहीं करना, ओनली वीडियोस देखना है और आगे बढ़ना है इसको फास्ट करके। एक का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको 5,3, 3,-1, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन। फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन जब भी आए इसका मतलब है कि वो आपसे लेंथ पूछ रहा है। मीडियन जब भी पूछ रहा है इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि AD अगर आपको फाइंड आउट करना है, मान के चलिए, तो AD निकालने के लिए A का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, A का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आपको D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये मिड पॉइंट होगा D, तो x1 + x2, 5 + 3, 8, 8/2 मतलब 4, 3 - 1 दैट इज 2, 2/2 मतलब 1। तो आपका AD का लेंथ अगर निकालना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट लगा के आप AD निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे अभी हम D का कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं मिड पॉइंट से, उसी प्रकार आप E का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद आपको B का कोऑर्डिनेट्स पता है, E का कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट कर लिए, तो आप BE का भी लेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है और पता चल जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम आपको हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था उसी मतलब वीडियोस में ही आपको प्रीवियस वीडियोस में भी इसका सॉल्यूशन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, लिखिएगा द 3 vertices of a parallelogram, 3 vertices of a parallelogram taken in order